नमस्कार विद्यार्थियों। हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। आपके बीए प्रथम वर्ष में दूसरा पेपर का नाम आप सभी जानते हैं, आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा। और इसकी जो टाइमिंग है, यानी इसका जो काल है कि कब से कब तक का, तो 1453 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। इसकी हम पहली इकाई कर चुके हैं। प्रथम इकाई स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका का हमने किया, वो पहली इकाई का अंतिम टॉपिक था। आज हम दूसरी इकाई का प्रथम टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। आज और टॉपिक का जो नाम औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पर यह है पहला व्याख्यान। देखिए विद्यार्थियों, 18वीं सदी के मध्य तक मानव ने सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो भी प्रगति की थी, उसमें उसका अपना श्रम, यानी कि उसका अपना लेबर, अपना परिश्रम तथा पशुओं का परिश्रम, जानवर, आप जानते हैं ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं हम अधिकांश लोग, तो हम जानते हैं कि हमारे परिश्रम के साथ साथ पशुओं का भी कितना परिश्रम होता है। चाहे वो खेत में हल चलाने के लिए बैल का परिश्रम हो, चाहे वो बैलगाड़ी में बैल का हो, ऊंट का हो, भैंसे का हो, गधे का हो, खेती में और यातायात के साधनों में। इसमें चाहे पहले के समय में कुएं से पानी निकालने के लिए इन पशुओं का उपयोग किया जाता रहा हो, रहट चलाने के लिए इनका उपयोग होता था। कोल्हू का बैल एक संज्ञा दी जाती है। वो एक पशुओं का जो परिश्रम था, तो ये दोनों का था, उसमें आदमी का भी और पशु का भी। ये चलता रहा 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 1750 तक। 1750 ईस्वी के आसपास पावर से चलने वाली मशीनों का निर्माण हुआ, जिनके द्वारा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। अब जो काम पहले आदमी के द्वारा हो रहा था या जानवर के द्वारा हो रहा था, अब वो काम इंजन वाली जो मशीनें जो आ गई, उनके द्वारा होने लगा। अब इसमें हाथ का जो श्रम होता है, परिश्रम होता है, मेहनत होती है, मनुष्य की मेहनत, वो कम हो गई। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। कुटीर उद्योग जो थे पहले, जैसे हम कपड़े की बात करें तो जुलाहा जो वस्त्र बुनता था, अब उसकी जगह स्पिनिंग मिल्स आ गई। कारखानों के अंदर वो कार्य होने लगा, जहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। इससे हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़ दिया और कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आए। इन सभी परिवर्तनों का जो आधारभूत कारण था विद्यार्थियों, वह कारण था औद्योगिक क्रांति। अब इस औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? देखिए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने क्रांतियां पढ़ी हैं, तो विश्व के आर्थिक इतिहास में क्रांति शब्द का एक अलग महत्व है। सामान्यतः क्रांति का मतलब एक जो राजनीतिक क्रांति होती है, जिसमें हिंसा भी हो सकती है, जिसमें मार काट, खून खराबा सब कुछ हो सकता है, और जिससे राजनीतिक क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, या सामाजिक क्रांति भी हो सकती है। और क्रांतियां हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति आएगी, रूस की क्रांति आएगी, परंतु वो ये जो क्रांति हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्रांति, ये उन क्रांतियों से अलग है। आर्थिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों, प्राय धीमी होती है और उसमें रातों रात परिवर्तन संभव नहीं होता। राजनीतिक क्रांति में रातों रात परिवर्तन संभव है।
किसी राजा की हत्या होकर दूसरा राजा बन जाना, ये तो पल भर का, इतनी देर में ही राजनीतिक परिवर्तन हो गया। किसी क्रांति के द्वारा राजा को मार देना और दूसरा व्यक्ति आ जाना, ये सब काम कुछ घंटों में, समय में हो सकते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक प्रक्रिया धीमी होती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो मौलिक तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विद्यार्थियों, इंग्लैंड का नाम आया है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, ये आप ध्यान रखिए। जो मौलिक और औद्योगिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इंग्लैंड में, उनसे उत्पादन की पद्धतियों, मात्रा तथा संगठन में आमूल चूल परिवर्तन हो गए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए, और आर्थिक जगत में एक नए युग का, आर्थिक जगत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसीलिए इन परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी गई। इतिहासकार डेविस का मत है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के उपायों को छोड़कर लार्ज स्केल के बड़ी मात्रा के बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक क्रांति उद्योगों और उपज संबंधी वह क्रांति है जिसमें श्रम का सामूहिक उपयोग किया। श्रम का, एक साथ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, श्रमिक काम करते, सामूहिक उपयोग किया, परंतु जो इसका लाभ है, वो जो लेबर वहां काम कर रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, उनको नहीं मिलकर के जिस आदमी ने कारखाना लगाया है उस आदमी को मिलेगा। यानी कि पूंजी लगाने वाले कुछ लोगों को उसका लाभ मिलेगा, न कि फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को इसका लाभ मिलेगा। प्रोफेसर ए बर्नी ने इस संदर्भ में लिखा है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन इतने गहरे एवं व्यापक थे कि गुण दोषों के अनोखे सम्मिश्रण में इतने दुखदाई तथा भौतिक उत्थान और सामाजिक त्राण के संयोग में इतने नाटकीय थे कि उन्हें क्रांति कहना ही उचित है। ठीक है, सब कुछ था, जो बड़ा परिवर्तन जो था एकदम अलग से, पहले जो व्यवस्था थी उससे अलग था। वो परिवर्तन अर्थ में भी आए, आर्थिक में भी आए, उसके परिवर्तन फिर समाज में भी आए। लोग गांव से शहर में आए, संयुक्त परिवार से छोटे परिवार में आए, और फिर बाद में हम राजनीति में भी इसके परिवर्तन विद्यार्थियों देखते हैं। वस्तुतः इन परिवर्तनों के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नाल्ड टायनबी, नाम रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग किया अर्नाल्ड टायनबी ने किया। इस संबंध में मिसेस नॉवेल्स का स्टेटमेंट भी हम का जिक्र करना चाहेंगे। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, अपितु इसलिए कि पूर्ण होने पर ये परिवर्तन पूर्णतया मौलिक थे। ठीक है, ये कह रही हैं कि परिवर्तन थे, तेज थे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये परिवर्तन मौलिक थे, यानी एकदम नए थे। नई चीजें स्थापित हो रही थी, समाज में स्थापित हो रही थी, अर्थ में स्थापित हो रही थी, राजनीति में स्थापित हो रही थी। इतिहास के एक अन्य विद्वान साउथगेट लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों को ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा जिसके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। इस प्रकार विद्यार्थियों स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन के क्षेत्र, औद्योगिक
क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, संगठन तथा प्रबंधन में जो मौलिक परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो आपको इस चर्चा में औद्योगिक क्रांति की जो भी समझ में आई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब अपने स्थान पर सही है। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का काल क्या रहा, टाइमिंग क्या रही इसकी। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की एक निरंतर प्रक्रिया थी उस समय, और आज भी है, और वो आगे भी जारी रहेगी। इसके उत्थान में अनेक तत्वों और परिस्थितियों का सहयोग रहा। इतिहासकारों में औद्योगिक क्रांति के काल के संबंध में थोड़ा मतभेद है। जैसे प्रोफेसर हेफ लिखते हैं कि इसका काल 1550 से 1890 है, जबकि अर्नाल्ड टाइनबी, जिन्होंने कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया औद्योगिक क्रांति का, वो कहते हैं कि इसका समय लगभग 1760-70 से प्रारंभ होकर के 1830-40 तक है। लगभग 70-80 साल का वो इसको मानते हैं। जबकि मिसेस नॉवेल्स लिखती हैं कि ये 1770 से 1914 है। तो इन सब अर्थशास्त्रियों की बात और दूसरे अर्थशास्त्रियों की बात को भी हम मद्देनजर रखते हुए, और जब संपूर्ण अध्ययन के बाद जो अनेक अर्थशास्त्री जो सहमत हैं जिस काल पर, वो है 1760 से 1914, और इसे दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला 1760 से 1830, और दूसरा ये तो प्रथम चरण हो गया, और द्वितीय चरण जिसमें विभिन्न प्रकार के आविष्कार भी हुए, पहले भी प्रथम चरण में भी हुए और फिर दूसरे चरण में, वो है 1830 से 1914। तो ये इसका समय है। अब प्रश्न एक यह भी उठता है विद्यार्थियों कि आखिर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए। तो पहली बात तो यह है कि उत्पादन का जो काम पहले मनुष्य के हाथों द्वारा किया जाता था, अब वह मशीनों से किया जाने लगा। शुरू में इन मशीनों को जल शक्ति से चलाया जाता था। वो जो इंजन हैं पानी के प्रवाह से, पानी के प्रेशर से चलते थे। बाद में फिर स्टीम से चलाया जाने लगा और फिर बिजली से चलाया जाने लगा। पहले पानी से, फिर भाप से और फिर बिजली से। मशीनों के निर्माण के लिए पहले लोहे का प्रयोग किया जाता था, फिर इस्पात का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के क्षेत्र में पशुओं के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। हल पहले बैल चला रहा था, बाद में ट्रैक्टर भी आ गए। मशीनों का प्रयोग बड़े बड़े खेतों में ही लाभदायक होता था। अतः छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म, एग्रीकल्चर फार्म बनाए गए। अभी तक किसान लोग थोड़ी पूंजी के सहारे कृषि का कार्य करते थे, क्योंकि उसको बीज चाहिए था, हल चाहिए था और बैल चाहिए था। बीज, बैल और हल, इसके द्वारा, फावड़े के द्वारा अपना काम कर लेता था। अब क्या हुआ, मशीनों तथा बड़े कृषि फार्मों के चलन से अब कृषि के क्षेत्र में भी पूंजी का महत्व बढ़ने लगा। यातायात के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। उपयुक्त परिवर्तनों के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का भी विस्तार होता गया। विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही सामान्य शब्दों में ये बात थी। अब क्रांति से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी, मोटा मोटी देखिए। 18वीं सदी के शुरू में यूरोप में सामंतीय व्यवस्था थी। सदी 18वीं का मतलब जो 1701 सन से प्रारंभ हो रहा है। उद्योग धंधों का नियंत्रण गिल्ड पद्धति द्वारा किया जाता था। गिल्ड पद्धति यानी कि ये एक प्रकार के जो जितने भी प्रोफेशंस थे उनके अपने अपने संगठन थे।
जैसे कोई जो खाद्यान्न का व्यापार कर रहा है उनका अपना संगठन है, कोई तेल का व्यापार कर रहा है उनका अपना संगठन है, कोई सोने का व्यापार कर रहा है उनका अपना संगठन है। तो ये जो गिल्ड है ये एक प्रकार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो यूनियंस जो हैं, वो अपने व्यापार को नियंत्रित करती थी, अपने नियम बनाती थी, कानून कायदे बनाती थी। सामंती व्यवस्था में सर्वसाधारण को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सामंतों को अपने किसानों एवं दासों पर पूरा अधिकार था और ये लोग भी अपने स्वामी की सेवा एवं उसके आदेशों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। किसानों को अपने स्वामी के अनेक काम बेगार में करने पड़ते थे। बेगार यानी जिसके बदले आपको कोई भी धन नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको अनाज भी नहीं मिलेगा, वो बेगारी है। मजेदार बात तो यह थी कि सामंत की स्वीकृति के बिना किसान अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे जगह पर बस नहीं सकता था। ऐसा करने के लिए उसे सामंत की अनुमति आवश्यक थी। इसी प्रकार की स्थिति उद्योग धंधों की थी। यदि कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता उसको अनुमति चाहिए, कोई व्यापारी अपना व्यापार बंद करना चाहता उसको भी अनुमति चाहिए। अतः व्यापार वाणिज्य कम होता था और कुछ भी जो होता था वह भी गिल्ड्स, जिसकी अभी अपन ने बात की, संघों के द्वारा, यूनियंस के द्वारा नियंत्रण में था। प्रत्येक उद्योग एवं व्यवसाय का अपना एक संघ होता था और उस संघ के सदस्यों को ही उस धंधे को करने की अनुमति दी जाती थी। गिल्ड का अपन ने जो जिक्र किया। औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 8-10 वर्ष तक इन निपुण कारीगर की सेवा में रहना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति जैसे लकड़ी का काम सीखना चाहता है तो वो जो खाती है उसके पास में 8-10 में रह करके वहां पर काम सीखे, उसकी सेवा करे। ये गिल्ड की व्यवस्थाएं थी। और वो काम सीख कर भी अपना स्वतंत्र कारोबार नहीं कर सकता था, उसके लिए उसको गिल्ड की अनुमति की आवश्यकता थी, सामंत की अनुमति की आवश्यकता थी। संक्षेप में कहा जाए तो विद्यार्थियों, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता तो थी नहीं, साथ साथ में आर्थिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।